पल पल अपनी आंखों को बंद करता देख अयांश अपनी जगह से उठा और अपने सारे बुरे बर्ताव को याद करते हुए एकांशी के पास चला गया। वहां पहुंच उसने उसके लैपटॉप को सावधानी से उठाया और फिर साधारण उसके सामने बिना कुछ बोले खड़ा होकर उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे वो एकांशी के साथ किए अपने बर्ताव को याद करता जा रहा था, वैसे वैसे ही उसे उसके किए धोखे की याद भी आती जा रही थी। उसका दिल उसे सीने से लगाने को कहा रहा था, लेकिन उसका दिमाग उससे दूर, बहुत दूर चलने जाने का इंडिकेशन दे रहा था। अगर वो एक ओर से सच्ची थी, इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो हर ओर से सही ही थी। उस रात भले ही वो उसके करीब नहीं आई थी, लेकिन सबसे पहले जब वो उस बर्थडे पार्टी हुए थे, तब उसने उसके ड्रिंक में नशे की पिल्स डाल कर दी थी। अयांश को ठीक अपने सामने खड़ा देख एकांशी की नींद थोड़ी कम हो गई। वो सोचने लगी कि शायद लैपटॉप के गिरने की आवाज से अयांश डिस्टर्ब हो गया है और अब वो उस पर चिल्लाना कर अपने गुस्से को निकालना चाहता है। अपने सोच से निकल एकांशी डर से झिझकते हुए खड़ी हुई और अपनी पलकों को नीचे किए अलासाई सी आवाज में कहा, मुझे माफ कीजिएगा अयांश, मैंने जान के शोर नहीं किया, मेरे हाथ से वो लैपटॉप छूट गया था, मैं बस निकल रही हूँ। एकांशी के चेहरे पर घबराहट और डर के मेल को देख अयांश एकांशी का किया धोखा भूलने लगा। उसे याद रहा तो सिर्फ उसके साथ किया गया अपना शक बर्ताव, वो दर्दनाक सुबह, एकांशी का पीला पड़ा चेहरा और अपने दर्द को छुपाती उसकी नीचे झुकी पलकें। अगले 5 मिनट तक एकांशी को हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे कुछ बोले या अपने कदम बढ़ाकर अयांश के करीब से गुजरे। वही राजावी अपने प्लान के फेल हो जाने पर खुद में ही घुट रही थी और अयांश के आंखों में एकांशी के लिए जागे हुए भावनाओं को देख वहां नहीं रुकना चाहती थी। इसलिए वो ये बुदबुदाते हुए केबिन से निकल गई कि जब भी कुछ होता है अयांश उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पता नहीं कहां से चला आता है, सारा प्लान गड़बड़ कर दिया। राजवी के जाने के साथ ही राघव भी उसके पीछे केबिन के दरवाजे तक पहुंचा और निकलने से पहले कहा, सर कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है, आप भूल मत जाइएगा। ऐसा कहते हुए वो केबिन से निकल गया। खुद को केबिन में अयांश के साथ अकेले पाकर एकांशी और अधिक डर गई, लेकिन उसने हर बार की तरह अपने डर को अयांश के सामने जाहिर नहीं किया और साधारण भाव से कहा, मैं चलती हूँ। इतना क्या एकांशी अयांश के नीचे किए हाथ की तरफ हल्का झुकी और फिर उसके हाथ से अपना लैपटॉप लेकर सीधी खड़ी होने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके कदम फर्श पर है ही नहीं और वो थोड़ा लड़खड़ा सी गई। शायद ये नींद की पिल्स का असर था जो उसे स्थिरता से खड़ा होने में मुश्किल बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को स्टेबल करती, अयांश ने उसे घेरे हुए अपने दोनों हाथों की मदद से पकड़कर अपनी ओर हल्के जोर के साथ खींच लिया। एक ही पल के बाद अयांश के हाथ को अपने शरीर पर और खुद के सिर को उसके सीने पर एकांशी साफ महसूस कर पा रही थी। वो उसके दिल के इतने करीब हो गई थी कि उसके धड़कने तक उसे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे 1% के लिए भी खुशी महसूस नहीं हुई, उल्टा वो डर से कांपने लगी। उसके शरीर के कंपन को अयांश अपने हाथ के साथ अपने बॉडी पर भी महसूस करने लगा और अगले ही पल उसके बाजू को छोड़ दिया। अयांश के हाथ से खुद को अलग हुआ देख एकांशी झटपट उसके करीब से दौड़ते हुए बाहर की तरफ भाग गई। एकांशी के घबराहट को देख अयांश को ये समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि वो उससे डर गई है। उसके करीब होने से उसे असहजता का सामना करना पड़ रहा है। शायद ये उसके सुबह के किए गए हरकत की वजह से है और वो अब दोबारा उसके करीब होने से खुद को बचाने लगी है। इतना ख्याल उसके दिमाग में आना उसके दिल को बेचैनी से भर गया। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द अपनी जगह बनाने लगा। एकांशी का उससे नाराज न होना, उस पर उसकी गलती को लेकर ना चिल्लाना, खुद की इनोसेंसी का उसके आगे साबित ना करना, अयांश के दिल में ये खंजर जैसा चुभने लगा। क्या वो कभी गलत नहीं थी? क्या वो हमेशा से यूं ही खामोश थी? अपनी हर बार की तकलीफ को लेकर ये सवाल उसके जहन में घूमने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ भी और सोच पाता, उसकी नजर एकांशी के कार की चाबी पर पड़ी जो कि बेतरतीबी से फर्श पर गिरी हुई थी। उसे देखते ही उसका दिल एकांशी के घर जाने को लेकर चिंता से घिर गई। वो जानता था कि जिस प्रकार वो डर का भागी है, वो कभी भी उस चाबी को लेने वापस नहीं आएगी। इधर एकांशी अपने तेज हो चुकी सांसों को नियंत्रण करती हुई अब ऑफिस के बाहर सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों की नींद और शरीर का आलस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। शायद ये अयांश के करीब होने की वजह से डर था जो वो अब तक कांप रही थी। एक लंबे समय के बाद जब वो स्थिर हुई और अपनी कार की तरफ बढ़ने के लिए मुड़ी, उसके सामने अयांश भावहीन चेहरा लिए खड़ा था, जिसे ना देखने का दिखावा करते हुए वो चलने लगी। जब वो कार तक पहुंच गई, उसने अपने हैंडबैग में चाबी को ढूंढा, लेकिन जब उसे वो कार की चाबी नहीं मिली, वो परेशान हो गई और उसे एक बार फिर ढूंढने के लिए अपने हैंडबैग को टटोलने लगी। ढूंढते हुए जब वो थक गई, तब हार कर वो अपने कार से ही टिक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और वो अब अपने पैर को पटक कर खुद से ही बोली, क्यों मेरे साथ ही, क्यों क्यों वो दूर नहीं रहते मुझसे, क्यों मैं खुद को उनसे कभी दूर नहीं कर पाती। इतना क्या एकांशी अपनी आंसू को पोंछने के लिए हाथ को ऊपर कर ही रही थी कि तभी अयांश की कार उसके सामने आकर रुकी गई, जिसकी वजह से उसने एक झटके में अपने आंसुओं को पोंछ लिया और बिना कुछ भी रिएक्ट किए चुपचाप वही खड़ी उसके जाने की राह देखने लगी। इंतजार करते हुए जब 5 मिनट बीत गया, तब एकांशी ने कनखी नजरों से कार को देखा। कार अभी भी बिना स्टार्ट किए वही खड़ी थी। अंदर बैठा अयांश भी उसे नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज के लिए खुद को माना रहा हो। एक पल के बाद एकांशी ने अयांश को हरकत में देखा और वो तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। अयांश उसकी कार की चाबी को देने के मकसद से रुका था, लेकिन जब एकांशी ने उससे किसी तरह ही मदद या बात नहीं की, तब उसने अपने कार के दरवाजे को खोल लिया और बाहर निकल गया। एकांशी के करीब जाने से पहले उसने उसके कार की चाबी को अपने सूट के पॉकेट में छुपाते हुए रख भी लिए ताकि वो उसे अपने साथ घर तक ले जा सके। अब वो कार के पीछे से होते हुए एकांशी तक पहुंच गया। एकांशी अयांश को अपने करीब आता महसूस कर आगे बढ़ने को हुई कि तभी अयांश ने उसके कलाई को पकड़ लिया और उसे भागने का कोई मौका ना देते हुए अपने कार तक खींच लिया। उसकी हरकतें जल्दबाजी से भरी हुई थी, जिससे एकांशी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं मिला। कार के करीब पहुंचकर उसने अपने डीप वॉइस में कहा, अंदर बैठो। एकांशी जो कि जमीन की तरफ देख रही थी, वो अयांश के अचानक उसे अपने साथ ले जाने की बात से सहम गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर तक वो यूं ही कुछ सोचती रही और फिर अपनी आंखों को एक बार मिचकर बंद कर खोलते हुए पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो उस दरवाजे को खोलती, अयांश ने आगे के पैसेंजर सीट के दरवाजे को खोल दिया और वही खड़ा एकांशी की तरफ देखने लगा। दरवाजे को खोलने से आई आवाज एकांशी सुन चुकी थी, फिर भी वो उसी दरवाजे को खोले उसमें बैठने लगी। लेकिन अयांश ऐसा नहीं चाहता था कि वो पीछे बैठे। इस वक्त वो उसे अपने जितने करीब हो सके उतने करीब देखना चाहता था, जिससे वो उसकी तरफ बढ़ा बिना कुछ भी वार्निंग दिए उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर आगे की सीट पर धकेल दिया।
और खुद ड्राइवर के सीट वापस से आ गया। उसने अपनी सीट बेल्ट बांध ली और एक्सीलरेटर दबाते हुए कार को तेजी से आगे की तरफ भागने लगा। अपनी आंख के कोने से वो आसानी से ये देख सकता था कि एकांशी ने अब तक अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। अपनी उंगलियों को स्टीयरिंग व्हील साथ कुछ समय के लिए इधर उधर करते हुए उसने कार को सड़क के एक साइड पर रोक दिया और बिना कोई देरी किए एकांशी की तरफ झुक गया। एकांशी अचानक से अयांश के इस तरह पास आने से हैरान हो गई और क्योंकि वो जो भी सोचती थी उसका हमेशा उल्टा होता था, इसलिए वो झिझकते हुए पीछे की तरफ झुक गई। उसकी ये हरकत अयांश के दिल में दूरी और सूनापन का एहसास दे गई। क्या अब वो उसके करीब जाने की वजह से नफरत करती थी? लेकिन पहले तो उसी ने ये अब कुछ शुरू किया था, वही तो उसके करीब होने के लिए पार्टी में उसके कमरे तक पहुंच गई थी। नक्श के साथ वो कभी भी इस तरह का बर्ताव नहीं करती। सुबह जब नक्श ने उसे कमर से पकड़ रखा था तब उसने उसे खुद से दूर करने के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन इस वक्त वो उसके सिर्फ करीब जाने मात्र से ही खुद को दूर कर रही थी। सोचते हुए अयांश ने अपने दिल में एक गहरा चोट महसूस किया। उसने अपनी आंखों की लंबी पलकों को झपकाया और एकांशी से खुद को दूर करने के लिए उसके सीट बेल्ट को जल्दी जल्दी बांध दिया। पीछे हटकर 2 पलों तक उसने अपने अंदर के गुस्से को दबाया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ और गुस्से से ही कार को स्टार्ट कर दिया। वो तब से एकांशी को लेकर जो गिल्ट महसूस कर रहा था, नक्श और एकांशी को हंसते हुआ बात करता याद कर अब वही गिल्ट गुस्से में तब्दील होने लगा था। वो एक रात के लिए सही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर एक बात के लिए सही ही थी। वो नक्श को लॉयल समझती थी। उसके साथ हमबिस्तर होने से पहले उसने सिर्फ नक्श की बात की थी, जैसे नक्श ही उसके करीब था। वो नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में उसने विशाल के साथ ना जाने कितना वक्त बिताया था, यहाँ तक कि विशाल हर वक्त उससे इम्प्रेस ही रहता था। इन सभी ख्यालों की वजह से वो कार को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा था कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि पैसेंजर सीट पर बैठी एकांशी कार की स्पीड को लेकर डर रही है। लेकिन जब उस कार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कार के घरलाने की आवाज के अलावा इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अयांश के साथ होने के बावजूद वो उसे नहीं देख रही थी। उसने अपने सिर को नीचे कर रखा था। अयांश का मूड भापने के लिए वो उसकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन फिर उसने नर्वसनेस में आकर इस ख्याल को अपने दिल में ही दबा लिया। अपने हैंड बैग को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वो बैग ही एकमात्र ऐसा दोस्त था जो अयांश के गुस्से से उसे बचाने वाला था। इस अजीब से घुटन भरे माहौल में उसका दम घुटने लगा था, जिससे खुद के इमोशन और डर को खत्म करने के लिए उसने एक दबी से आवाज में अयांश से कहा, मैं इस बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती। वैसे भी राघव ने मुझे बताया कि मिसेस सेन बहुत ही ज्यादा तुकमिजाजी है और मैं इतने सारे लोगों का तुनकता हुआ मिजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मेरा जाना जरूरी है? अयांश ने नहीं सोचा था कि एकांशी अचानक से उससे ऐसे बात कर लेगी। कुछ देर को वो जैसे चौंक सा गया। अपने शांत भाव के साथ वो सड़क पर देखता रहा और फिर काफी देर सोचने के बाद उसने साफ और बहुत ही सीधी आवाज में उसकी बात का जवाब दिया, बेहतर होगा तुम उन्हें तुकमिजाजी मत बुलाओ, और हाँ, तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है। इतना क्या? अयांश वापस से सड़क पर ध्यान से देखने लगा। कुछ देर के बाद उसे याद आया कि एकांशी ने उससे कहा कि वो एक साथ इतने सारे लोगों का तुनकत हुआ मिजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये याद कर वो आगे कुछ बोलने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन उसे एकांशी से इस वक्त बात करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि जब से वो बड़ा हुआ था तब से कभी भी उसने किसी से नॉर्मली नहीं किया था। या तो वो खामोश रहता या फिर बहुत जरूरी होने पर ही अपने मुंह को खोलता है, पर इस वक्त वो एकांशी के कहे हर बात का जवाब देना चाहता था। शायद वो उससे बात करने के लिए बहाने की तलाश में था, इसलिए वो उसके कहे बात का मतलब पूछने के पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, क्या तुम्हारे इतने सारे लोगों के तुनकते मिजाज का मतलब मुझसे था? जब अयांश ने उससे ये सवाल किया तब एकांशी के चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो मुड़कर उसे देखने लगी। उसने महसूस किया कि शादी के इतने दिनों बाद अयांश ने पहली बार बिना किसी गुस्से के सॉफ्ट वॉइस में उससे कुछ पूछा था, इसलिए उसने सवाल के बदले में तेजी से जवाब दिया, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। उसके इस जवाब पर अयांश ने भी तेजी से रिएक्ट किया और कहा, क्या सच में? झूठ मुझे पसंद नहीं है। एकांशी, जो अयांश के इस सामान्य बातचीत का मतलब समझ नहीं पाई, उसे अपने हर बात पर रिएक्ट करता देख उसने बिना कुछ बोले अपने सिर को खिड़की की तरफ मोड़ लिया और बाहर देखते हुए अयांश के इस सहज करने वाले हरकत के बारे में सोचने लगी। इधर अयांश एकांशी की आवाज को अपने आसपास और भी महसूस करना चाहता था, लेकिन उसे दूसरी तरफ मुड़ा हुआ देख वो भी खामोश हो गया। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ भी बात नहीं हुई। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। खिड़की पर सिर टिकाए एकांशी सोचने लगी कि वो उसे जुहू के मेंशन सिर्फ छोड़ने के लिए आ रहा है या फिर वहाँ रहना चाहता है, क्योंकि अगर अयांश वहाँ रहने वाला था तो वो उसके कमरे में जाना पसंद नहीं करेगी। जब कभी भी वो उसके साथ होती उसे दुख और दर्द का सामना करना पड़ता, और अब वो ये सब कुछ सहना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने खिड़की से अपने सिर को उठा लिया और अयांश की तरफ मुड़कर उसके चेहरे को देखने लगी। उसका चेहरा उस वक्त से भी ज्यादा ठंडा नजर आ रहा था। जब अयांश ने कार को ड्राइव करना शुरू किया था, उसके शांत और गंभीर एक्सप्रेशन को देखकर एकांशी ने अपने होंठों को भींच लिया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके जुहू के मेंशन में रुकने को लेकर कोई सवाल पूछ सके। अयांश के प्रति डर की भावना की वजह से उसने एक बार फिर खुद पर एकदम घुटने वाला दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। उस शांत भयावह माहौल में अयांश के साथ रहना उसे पुरानी सारी बातों की याद दिलाने लगा। जितना ही वो पिछले सुबह अयांश के साथ बिताए अपने पलों के बारे सोचती, उसे उतनी ही तकलीफ होती, उसका दिल उतना ही ज्यादा हर्ट हो जाता। उसकी आंखें लाल होने लगी और कुछ पल तक खुद को नियंत्रित करने की नाकाम कोशिश के बाद उसकी हिम्मत टूट गई। अब वो अयांश के सामने ही रोने लगी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अयांश उसे ऐसे देखे, इसलिए उसने अपने सिर को नीचे कर लिया था। जब कार उसके जुहू के मेंशन के सामने रुकी तभी कहीं जाकर उसने अपने सिर को उठाया था। अब उसमें कार में अयांश के साथ रहने के और ज्यादा हिम्मत नहीं बची थी। उसने झट से कार का दरवाजा खोला और उसमें से निकलकर आगे बढ़ने लगी। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि अयांश के पास उसे लेकर रिएक्ट करने तक वक्त नहीं था। जैसे ही उसने कार को रोका था, उसने इस बात को नोटिस किया था कि वो कुछ घबरा सी गई थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ एक मिनट भी अतिरिक्त नहीं रहना चाहती थी, इसलिए तो कार रुकते ही वो उसमें से निकल गई थी। एकांशी के यूं ही कार से निकल जाने पर उसे तकलीफ हुई। उसने अपनी झिझक को छुपाते हुए अपनी पलकें झुका ली। उसके एक सेकंड बाद जैसे ही वो कार को स्टार्ट करने वाला था, उसकी नजर एकांशी के स्कार्फ पर पड़ी जो उसने कार में बैठते वक्त अपने हाथ में लिया था, और अब वो उसे पैसेंजर सीट पर छोड़कर ही बाहर चली गई था। उसे वो स्कार्फ देने के लिए या उसके पास और एक मिनट रुकने के मकसद से उसने कार के हॉर्न को बजाया। हॉर्न की आवाज सुन एकांशी चलते हुए रुक गई। उसे लगा अयांश उससे कल के बिजनेस ट्रिप को लेकर कुछ कहना चाहता है, जिससे पीछे मुड़कर अयांश की कार को देखने से पहले वो काफी देर तक जुहू के मेंशन को घूरती रही।
अयांश की तरफ मुड़कर उसने अपनी पलकों को नीचे किया और उसकी कार की तरफ आने लगी। कार की खिड़की अयांश ने पहले ही खोल रही थी और वो आसानी से ये देख सकता था कि एकांशी अपनी आंसुओं को उससे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। कार से 2 कदम दूरी पर खड़े होकर एकांशी ने खुद को स्टेबल दिखाते हुए कहा, मैं समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी। एकांशी के पलकों को नीचे देख अयांश ने उसे उसके स्कार्फ के बारे में नहीं बताया, बल्कि खुद के सीट बेल्ट को खोलकर उसके स्कार्फ को खींच लिया और कार के दरवाजे को खोलकर खुद ही एकांशी की तरफ बढ़ गया। जब वो उसके काफी करीब पहुंच गया तब उसने उसके स्कार्फ को आगे करते हुए कहा, तुम्हारी ये चीज कार में रह गई थी। अपने स्कार्फ को लेते हुए उसने एक बार को अपनी पलकों को हल्का ऊपर किया और देखा अयांश उसके काफी करीब था, जिसकी वजह से उसने अपने कदम को पीछे ले लिया और अपनी आवाज में रोने की कंपन को कम करते हुए कहा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। इतना कह उसने उस स्कार्फ को अपने बैग में डाल लिया और मुड़कर जाने लगी। उसे जाता हुआ देख अयांश चुपचाप वही खड़ा रहा। उसने आज नोटिस किया कि एकांशी कितना कम बोलती थी। वो उसी की तरह ही तो थी, लेकिन इन सब में उसे ये बात तकलीफ भी दे रही थी कि वो उससे भाग रही थी, उसके करीब होने से डिस्टर्ब हो रही थी। शायद वो कभी भी उसके लिए थी ही नहीं, वो उससे प्यार कर ही नहीं सकती थी। उस एक पल में ही अयांश के दिमाग में ये सारी बातें घूम गई और वो मुड़कर जाने को हुआ। तभी एक बार फिर एकांशी उसकी ओर मुड़ी। दूर से ही अयांश को अभी भी वही खड़ा देख वापस अयांश की तरफ बढ़ाई। देर रात को देखते हुए उसे अयांश को यहाँ से भेजना सही नहीं लग रहा था। वो समझती थी कि दिन भर का थका हुआ अयांश अगर इस वक्त कार ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो सीधे से अयांश को घर आने के लिए कहती है तो वो उसका गलत मतलब निकाल लेगा और कभी भी घर के अंदर नहीं आएगा। इसलिए उसने उससे पूछना ही सही समझा और अगले ही पल कम आवाज में पूछा, क्या आज रात आप यही रुकना चाहते हैं? एकांशी के इस सवाल पर अयांश के मन में कई सारे सवाल आ गया। वो एक पल के लिए सोचने लगा कि एकांशी ऐसा क्या चाहती थी कि वो आज रात यही रुके, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो वो उससे दूर भाग रही थी। फिर अचानक उसे क्या हो गया? क्या वो उससे कुछ चाहती थी? ऐसा सोचते हुए उसने अपनी आवाज में थोड़ा मजबूती ला लिया और कहा, क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊँ? डू यू नीड समथिंग? अयांश के ये शब्द सुनकर एकांशी उलझ गई। उसे एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा था। क्या इस सवाल का ये मतलब था कि वो तभी घर वापस आएगा जब वो उसे अपने करीब होने के लिए बुलाएगी? इन सभी बातों को अपने मन में बोलते रहने के बाद एकांशी जब सब कुछ समझ गई तब वो कुछ अजीब सा फील करने लगी। उसे अपने आप में सफोकेशन होने लगी। उसके आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा हो गया और फिर आंसू की बूंद धीरे धीरे उसके गालों तक लुढ़क आई। उसने अपने आंसुओं को अयांश के सामने बहने से रोकने और अपने अंदर ही दबाए रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो जितना खुद को रोक रही थी वो उतना ही आंसू बहे जा रहे थे। गर्म आंसू की बूंद अब वो लगातार अपने गालों पर गिरता हुआ महसूस कर सकती थी, जिसे उसने पोंछने तक की कोशिश नहीं की। वही अयांश उसे रोता हुआ देख सकता था, हालांकि उसने अपने सिर को नीचे किया हुआ था। तब भी अयांश उसके अंदर की तड़प को आसानी से महसूस कर सकता था। उसके आंसू अयांश के दिल तक पहुंचने लगी। अगले ही पल उसे अपने कहे बातों पर अफसोस हुआ और आगे बढ़कर एकांशी के आंसू पोंछते हाथों को अचानक ही पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने उसके चिन को ऊपर की तरफ उठाया और उसके छोटे से चेहरे को निहारने लगा। उसकी आंखें बड़ी और सुंदर नजर आ रही थी जो आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। रोने की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी जो स्ट्रीट लैंप की रोशनी में बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। एकांशी के चेहरे पर वही दर्द आज भी नजर आ रहा था जो उस दिन उसने अपनी गलतफहमी की वजह से उसे दिया था। इमोशन की दर्द भरी लहर ने अयांश के पलकों को भी भीगा दिया। वो खुद भी भीतर से एकांशी को ऐसी हालत में देखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। आज वो उसके कलाई पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता था। उसने उसके पतले कलाई को नाजुकता से पकड़ा हुआ था। वही एकांशी खुद को अयांश के इतने करीब महसूस कर अधिक रोने लगी थी। भले ही रोने की वजह से वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, लेकिन उसे ये जरूर फील हो रहा था कि अयांश अब उससे गुस्सा नहीं था और अब वो उसे अपनी ठंडी निगाहों से घूर भी नहीं रहा। लेकिन रोने की वजह से उसके गिरते आंसू अब बहते हुए अयांश के उंगलियों पर उतर आए जो उसने उसके चिन पर रखा हुआ था। वो ठंडे आंसू की भावना अयांश के दिल में आग की तरह महसूस हो रहे थे। अयांश को जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एकांशी को चुप कैसे कराए। अगले ही पल एकांशी ने खुद को संभाल लिया और खुद को अयांश से छुड़ाते हुए पीछे की तरफ चली गई। अपने हाथों से एकांशी को दूर जाता देख अयांश व्याकुलता भरी निगाहों से उसे देखने लगा। तभी उसने सुना एकांशी रोने की वजह से उचकी लेते हुए उससे कुछ कह रही थी। नहीं अयांश, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब भी चाहे अपने घर में आ सकते हैं। आखिरकार ये घर आपका ही तो है। मैं तो यहाँ सिर्फ एक फेंकी हुई खिलौना हूँ। इतना कहते हुए एकांशी ने एक झटके के साथ अपने दोनों हाथों की मदद से आंसुओं को पोंछ लिया और फिर अपने मुंह पर हाथ रख खुद को रोने से रोकते हुए कहा, आपका जब दिल करे आप। तुनकता हुआ मिजाज अपने हाथों से एकांशी को दूर जाता देख अयांश व्याकुलता भरी निगाहों से उसे देखने लगा। तभी उसने सुना एकांशी रोने की वजह से उचकी लेते हुए उससे कुछ कह रही थी। नहीं अयांश, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब भी चाहे अपने घर में आ सकते हैं। आखिरकार ये घर आपका ही तो है। मैं तो यहाँ सिर्फ एक फेंकी हुई खिलौना हूँ। इतना कहते हुए एकांशी ने एक झटके के साथ अपने दोनों हाथों की मदद से आंसुओं को पोंछ लिया और फिर अपने मुंह पर हाथ रख खुद को रोने से रोकते हुए फिर कहा, आपका जब दिल करे आप अपने घर में फेंके इस खिलौने से खेलने आ सकते हैं। एकांशी के ये शब्द शिकायतों से भरे हुए थे। भले ही ये काफी कम थे, लेकिन फिर भी अयांश के दिल तक पहुंच रहे थे। वो उसके आंसू और बात से ये महसूस कर सकता था कि वो कितनी तकलीफ में थी। अयांश को जैसे नर्वसनेस होने लगा था। उसके ना रुकते आंसुओं को देखकर काफी देर तक उसे चुप कराने के बारे में सोचते रहने के बाद अयांश अपने लंबे कदमों के साथ एकांशी की तरफ बढ़ा। उसके काफी करीब पहुंचकर अयांश ने एक बार फिर उसके टुडी को पकड़कर ऊपर की तरफ उठा लिया। उसकी खूबसूरत आंसुओं से भरी आंखों में 2 सेकंड तक निहारते रहने के बाद उसके होंठों की तरफ झुक गया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे किस करता, उसकी नजर एक बार फिर एकांशी के आंखों की तरफ मुड़ गई। वो डर और बेचैनी से अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी, लेकिन तब भी उसकी आंखों से आंसू बिना किसी सीमा के नदी के धारा की तरह बहे जा रहे थे। अयांश के करीब आने से एकांशी का मन एक अजीब डर से घिर गया, लेकिन जब उसके आंखों में जमा आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए तब उसकी आंखों के आगे से धुंधलापन खत्म हो गया और उसकी नजर अयांश की नजरों से जा मिली। हालांकि एकांशी का मन अयांश के पहले के किए बर्ताव को लेकर इतना उदास था कि वो उससे अपनी नजरों को दूर कर लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों वो अपनी नजरों को उससे दूर नहीं कर पाई और अब तक उसकी आंखों में देखने लगी।
अयांश की आंखें समंदर की तरह गहरी नजर आ रही थी, लेकिन हर बार की तरह उसमें ठंडापन दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 10 सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, तभी कहीं जाकर एकांशी को एहसास हुआ कि हर बिताते क्षण के साथ अयांश की आंखें और अधिक गहरी और संजीदा होने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा इमोशन उभर आया जो आमतौर पर उसने कभी भी नहीं देखा था। धीरे धीरे वो इमोशन और भी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ने लगा था। ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर अपने दिल में अयांश के लिए बेशर्त प्यार को महसूस करने लगी। अयांश की आंखों में उसे गहरा प्यार और दर्द दिखाई देने लगा था, जिसे नोटिस करते हुए उसका दिल उत्सुकता से तेजी से और अधिक तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसका दिल अब बस बाहर ही आ जाएगा। अब अयांश अपने सिर को थोड़ा थोड़ा करके उसके और करीब ले जाने लगा। एकांशी के होंठ तब थोड़ा थरथरा गया जब अयांश ने उसके होठों पर अपने होठों का स्पर्श रखा। उस रात की खामोशी में हवा चलने से पत्तों की सरसराहट के आवाज के अलावा वो और कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। ये सब कुछ एकांशी के लिए ऐसा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। अचानक अयांश के स्थिर होंठ कुछ हरकत में आ गए। वो बिना किसी झिझक के अपने होंठों से उसके होठों को जोड़ता रहा। उस कुछ एक पल में एकांशी पूरी तरह से अयांश के साथ उसके प्यार में डूब गई थी। उसकी आंखें बिना कुछ सोचे बंद थी। उसका पूरा अस्तित्व अयांश के प्यार को अंदर तक महसूस कर पा रहा था। कुछ देर के बाद उसे बस अपनी और अयांश की तेज होती सांसों की और बढ़ चुकी धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन इससे पहले कि एकांशी अपने अंदर सांस लाने के लिए स्ट्रगल करती, अयांश ने उसके होंठों को छोड़ दिया और उसके चेहरे से थोड़ा दूरी बनाते हुए उसकी बंद आंखों को देखने लगा। एक पल तक उसके खूबसूरत चेहरे में डूबे रहने के बाद अयांश ने कुछ हद तक खुद को नियंत्रित करते हुए उसके चेहरे से खुद को निकाल लिया। वहीं जैसे ही एकांशी ने अपनी आंखों को खोला, उसकी नजर अयांश के चेहरे पर ही जा टिकी, जो उसके बिल्कुल सामने था। एक बार फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एकांशी को इतने करीब से महसूस करने के बाद अयांश की आंखों में एक चाहत और इमोशन एक साथ दिखाई पड़ रहे थे, जिससे वो उसकी तरह देखते हुए काफी देर तक वैसे ही खड़ा रहा और उसकी गालों पर गिरे आंसुओं को अपने अंगूठे के सहारे पोंछत भी रहा। अयांश का ये बर्ताव एकांशी के लिए नया था। वो हमेशा से ही उसे अजीब सा ठंडे और लोगों से कटा हुआ देखती आई थी, लेकिन इस वक्त वो एकांशी के सोच भी ज्यादा स्नेहशील दिखाई पड़ रहा था। जिस तरह से वो उसके आंसुओं पोंछ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने उसके दिल में एकांशी का दुख कितना तकलीफ दे रहा हो। काफी देर शांत खड़े रहने के बाद जब अयांश ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तब भी उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जैसे उसे पता नहीं था कि इस हालात में उसे क्या बोलना था। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद भी उसने जो कुछ अपने दिल में छुपा रखा था वो नहीं कह पाया और एकांशी की आंखों में एक अजीब सा इंतजार देख वो कुछ खींचते हुए बोला, इन सब के ये अभी जो कुछ भी हुआ। इतना कहते हुए अयांश आधे मिनट के लिए चुप हो गया और एक हल्की गहरी सांस भरते हुए उसने फिर बोलना शुरू किया, मैंने अभी जो कुछ भी किया उसका कोई मतलब नहीं था। एकांशी अयांश के फिर से वही सब बात सुन थोड़ी चौंक सी गई थी और उसे कुछ डाउट भी हुआ, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से अयांश की आंखें इमोशन से भरी हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। एक पल के बाद एकांशी ने महसूस किया कि वो उसके गालों से अपने दोनों हाथों को हटाने लगा है और उधर एकांशी वही खड़ी उसे देखती रही और फिर मुड़कर घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वो जानती थी कि अभी तक अंजलि सो गई होगी, इसलिए उसने दरवाजे को खोलने के लिए अपने चाबी का ही इस्तेमाल कारण ठीक समझा। दरवाजे को खोलने पर उसने देखा अंजलि ने नाइट बल्ब को ही ऑन रखा था, जो हल्की हल्की रोशनी पूरे लिविंग रूम में बिखेरे हुई थी। इस वक्त उसे सब कुछ एकदम वीरान और सुना सुना सा लग रहा था। घर के अंदर लिविंग रूम की आहट से उत्पन्न आवाज उसे और अकेला महसूस करने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि वो सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखती, उसने देखा अंजलि अपने कमरे से बाहर निकल उसके सामने आते हुए कह रही थी, मैडम मैंने आपका बहुत इंतजार किया, मुझे लगा आप आज नहीं लौटेंगी, इसलिए मैंने सारा खाना फ्रीज में रख दिया। क्या आप कुछ खाना चाहती है? अगर हाँ तो आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना गर्म कर देती हूँ। काफी रोने के बाद और अयांश के इतने स्वीट बर्ताव के बाद एकांशी अभी भी कुछ अजीब सा फील कर रही थी, इसलिए अंजलि का अचानक उसके सामने आना डरावना नहीं लगा और उसने धीरे से सिर हिलाते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, नहीं मैंने ऑफिस में थोड़ा सूप पिया था, अब मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, गुड नाइट मैडम, अंजलि ने कहा। गुड नाइट, एकांशी ने जवाब दिया और एक हल्की मुस्कान के साथ ऊपर की तरफ चली गई। कमरे में पहुंच उसने सबसे पहले अपने बैग को सोफे पर रख दिया और फिर गर्म शावर से नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद उसने कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहने और बेड पर चढ़कर बैठने से पहले अपने लैपटॉप को बैग से निकाल लाई। लैपटॉप पर जैनस प्रोजेक्ट को एडिट करते हुए वो कितनी बार उबासी ले चुकी थी, ये वो खुद भी गिनती नहीं रख पाई और आखिरकार रात के 2 बजे तक वो सब कुछ फिनिश कर वहीं पर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सो गई। इधर अयांश कार को चलाते हुए अपने वर्ली के मेंशन तक आ गया था और कार को वही मेंशन के सामने खड़ा कर उसे देख रहा था कि कहीं उसके घर के कमरों की कोई लाइट जल तो नहीं रही ना। किसी भी रूम में लाइट की रोशनी को ना देख अयांश आसानी से समझ गया कि उसका भाई नक्श अब तक सो चुका है और अब वो आराम से अपने घर के अंदर जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कार के दरवाजे को खोलने के लिए हरकत में आया, उसे एकांशी के आंसू से भरे चेहरे की वही तस्वीर याद आने लगी। वो उसे लगभग 3 महीनों से जनता था और इन 3 महीनों में वो हमेशा या तो हल्की मुस्कान को अपने चेहरे पर लिए रहती थी या फिर चुपचाप से अपने सिर को नीचे किए कहीं खाई खोई सी रहती थी और कभी कभी जब वो डर जाती या परेशान हो जाती तब अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर दबाने लगती थी। लेकिन ये पहली बार था जब वो उसके सामने इतना ज्यादा रोई थी, वो भी उसके बिना कुछ भी कहे। उसके गिरते आंसुओं को याद कर उसने अपने उसी हथेली को ऊपर कर देखना शुरू कर दिया जिस पर रोते हुए उसके आंसू गिरे थे। उन लम्हों की याद करने की कड़ी में अयांश को ये भी याद आने लगा कि वो उस किस के बाद उससे कहना चाहता था कि वह ही एकमात्र ऐसी लड़की है जिससे वो सारी जिंदगी प्यार करना चाहता है। उसकी एक लापरवाह मुस्काना से उसका दिल बुरी तरह धड़क जाता है और ना चाहते हुए भी वो उससे प्यार करने लगा है। वो एक ऐसे शख्स की फिक्र में अपने हर एक पल को परेशान करता है जिसे उसके प्यार की जरूरी ही नहीं है। कार से निकलकर अयांश जब अपने मेंशन के दरवाजे तक पहुंच, उसने अपने पॉकेट को घर चाबी के लिए टटोला, लेकिन जल्दी ही उसे याद आ गया कि उसने तो घर की चाबी नक्श को दिया था ऑफिस में, जिससे वो एक पल के लिए परेशान सा हो गया कि वो आज रात कहाँ रहेगा। कल सुबह उसे बंगलौर के लिए निकलना था, इसलिए वो कम से कम 2-3 घंटे के लिए सो लेना चाहता था ताकि बंगलौर जाकर उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। सोचते हुए वो घर के एंट्रेंस से अपनी कार तक वापस लौट आया और वही कुछ पल खड़े रहने के बाद उसे जैसे कुछ याद आ गया।
और उसने कार के दरवाजे को खोलकर उसके ग्लोव कॉम्प्रोमेंट से घर के पीछे बने एक रूम की चाबी निकाल ली। उस चाबी को लेकर जब वो चलने लगा तब अनायास ही उसकी नजर मेंशन के उस कमरे पर पड़ी जिसमें वो हमेशा से रहता आया था। उस कमरे की खिड़की को देखने मात्र से ही उसे एकांशी की वो केयर याद आने लगी जो उसने उसके तबियत बिगड़ जाने पर की थी, और उन सब के बदले में उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, उसे कितनी अजीहत दी थी, उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई थी। ये सारी बुरी यादें उसके आंखों के आगे ऐसे आता जा रहा था जैसे उस घटना की सारी तस्वीर उसके दिमाग में ही रह गई हो, और अब उसे वो चीज हद से ज्यादा दुखी करने लगी। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने उस दिन अपने गुस्से को नियंत्रण में क्यों नहीं रखा। अगर वो उसे गलत लगी ही थी तो उसने उसे अपने मेंशन के बाहर क्यों नहीं निकाला दिया, क्यों उसे तकलीफ पहुंचाकर ही उसने सुकून तलाश करने की सोची। ये सारे सवाल जो वो खुद से ही कर रहा था उसके चेहरे को और अधिक ठंडा और बेजार करने लगे थे। उधर गहरी नींद में होने के बावजूद भी एकांशी अयांश के किस को अपने दिल में महसूस कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके करीब ही था, उसे अपनी बाहों में समेटे हुए उसके दिल में जम चुकी तकलीफों को खत्म करने के लिए वो एहसास उसे इतना सुकून दे रहा था कि वो अपनी आंखों को कभी खोलना ही नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी नींद धीरे खुलने लगी और लगभग 2 मिनट बाद ही वो एक झटके के साथ उठकर बेड पर बैठ गई थी। उठने के बाद भी वो अयांश के करीब होने के उस एहसास से आजाद नहीं हुई। उसका मन अभी भी वही था जब घर छोड़ने के दौरान अयांश ने पहली बार उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा था। उसका किस करने का वो सॉफ्ट अंदाज, उसकी गर्म सांसें और तेज धड़कनों की आवाज एकांशी को इस वक्त अपने होठों को छूने के लिए बेचैन कर गए। उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन उसका दिल कुछ ही पलों बाद तब एकदम से तब ठंडा पड़ गया जब उसे अयांश की वो बात याद आ गई जो उसने जाने से पहले उसे कही थी कि वो इस किस का कोई मतलब ना निकाले, वो बस उसके रोने की वजह से उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। ये बात उसके दिल को चोट देने लगी और वो झट से अपने उन सभी सपने जैसे लम्हे से निकलकर जैसे होश में आ गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने आज उसके गिरते आंसुओं को पोंछा था, लेकिन उसके उन शब्दों से वो मन में एक ठेस महसूस कर रही थी, जिससे वो वापस से बेड पर लेट गई और अपने फोन को उठाकर उसमें कुछ देखने लगी। काफी देर तक अपनी उंगलियों को फोन स्क्रीन पर घुमाते हुए जब वो उग गई तब फोन को लॉक करने से पहले उसने नोटिफिकेशन को चेक कर लेने के बारे में सोचा, और यही सोचते हुए उसने अपने फोन के व्हाट्सएप को खोल दिया। उसमें सबसे पहला मैसेज मिस्टर विशाल का था जो कि उसे प्रोजेक्ट हेड बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजे हुए थे, इसलिए उसने भी एक थैंक यू का छोटा मैसेज लिखकर उन्हें सेंड कर दिया और फिर फोन को साइलेंट करते हुए बेड के ऊपर कैबिनेट रख दिया। इधर लंदन में ये सुबह के 7 बज रहे थे और नैनिका सुबह के 6 बजे से ही उठकर अपनी असिस्टेंट को ऑनलाइन मीटिंग कुछ समझा रही थी। तभी उसने देखा उसकी बहन अलीशा फोन पर बात करती हुई उसके सामने वाले सोफे पर ही आकर बैठ गई और जानबूझकर तेज आवाज के साथ बात करती हुई जोर जोर से हंसने भी लगी। उसे ऐसा करता देख नैनिका ये आसानी से समझ गई कि वो उसे परेशान करने के लिए ही ऐसी हरकत कर रही है, जिससे उसने अलीशा से कहा, क्या तुम 2 मिनट शांत रहोगी। नैनिका की बात सुन पहले तो अलीशा हंसी और फिर उसे इग्नोर करते हुए वापस फोन पर बात करने लगी, जिससे नैनिका ने एक बार फिर कहा, अगर तुम्हें इतनी तेज आवाज में बात करनी है तो तुम अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती। ये घर मेरा है, उसकी नेक्स्ट वारिस मैं हूँ, तुम नहीं। तो मुझे ऑर्डर मत दो कि मैं कहाँ जाकर बात करूँ, समझी। अलीशा ने फोन के स्पीकर पर अपना हाथ रखते हुए कहा और फिर अपने कानों से फोन को लगाकर वापस से उसी अंदाज में बोलने लगी। नैनिका उसकी ये सारी बातें कई दफा सुन चुकी थी और उसे वो ये भी जानती थी कि उसकी बहन अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी उसे चुप रहने के लिए क्यों ना कह दे। इसलिए उसने अपनी असिस्टेंट से बाद में मीटिंग करने को कहते हुए वीडियो कॉल का एंड कर दिया और अपने लैपटॉप में म्यूजिक प्लेलिस्ट को ऑन कर फुल वॉल्यूम को प्ले कर दिया। अब मेंशन के लिविंग रूम नैनिका के प्ले किए हुए सॉन्ग्स की आवाज अलीशा के आवाज से ज्यादा तेज हो गई, जिससे नैनिका आराम से सोफे के पीछे टेक कर बैठ गई और अलीशा को देखकर मुस्कुराने लगी। नैनिका की ये हरकत देख अलीशा गुस्से से उठकर खड़ी हुई और अपने फोन की दूसरी तरफ वाले शख्स से कहा, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। इतना कहा वो कॉल को कट करती है और अपनी हाई हील्स के साथ नैनिका के करीब पहुंचकर उसे अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो, मैं तुम्हें इसका बदला जरूर दूंगी। आई एम ऑलवेज रेडी माई डार्लिंग सिस्टर, नैनिका ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जिस पर अलीशा ने मुंह बनाते हुए रिएक्शन दिखाया और वहां से आगे बढ़ गई। अलीशा को जाता देख नैनिका थोड़ा आगे की तरफ झुकी और लैपटॉप में प्ले गाने को बंद करने के लिए अपने हाथ को आगे करने लगी। तभी उस पर एक हिंदी गाना चलने लगा और उसका हाथ हवा में ही 1-2 सेकंड के लिए रुक सा गया। उस गाने की आगे की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनकर ही नैनिका ये बता सकती थी कि ये उसके सबसे पसंदीदा गाना इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है गाने का म्यूजिक टोन है। इस गाने को सुनते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सुकून भरी मुस्कान तौड़ गई और वो उसे बंद करने के बजाय वापस से सोफे पर सिर टिकाए उसके हर बोल को सुनने लगी। नैनिका का दिल मानवीर के पिछले प्यार और उसकी कैर को याद करने लगा था और इन्हीं सब यादों की वजह से उसकी आंखों के कोने तक आंसू भर आए और वो उन्हें पोंछने के लिए अपने हाथों को बार बार उठने लगी। लेकिन जब उसे लगा कि वो अब मानवीर की यादों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तब उसने गाने को बीच में ही बंद कर दिया और उतरे हुए मन से ही उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सीढ़ियों से ऊपर जाने के क्रम में उसकी नजर अलीशा के कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वहां कमरे के बाहर मानवीर को खड़ा देख उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बस इसके सीने से लग जान चाहती हो, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी प्रतिक्रिया करती उसकी नजर मानवीर बिखरे बालों पर पड़ी और उसका ध्यान इस बात पर भी गया कि वो अलीशा के कमरे से बाहर आया था, वो भी इतनी सुबह। उसके बिखरे बालों को और उसके आंखों में अभी भी नींद की हल्की लाली को देख नैनिका का दिल अंदर ही अंदर एक बार फिर निराश सा हो गया। उसे ये समझते देर ना लगी कि वो उसी के कमरे में सोया था, तभी तो इतनी सुबह उसके रूम से निकल रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। कल तक वो मानवीर और अलीशा के शादी को लेकर हल्का डाउट में थी, लेकिन ये नजरा देख उसे यकीन हो गया था कि मानवीर सच में उसे भूल कर आगे बढ़ चुका है और वो सच में अपनी एक्स की बहन से शादी कर रहा है, वो भी ये जानते हुए कि वो यही है। फिर भी वो अलीशा के रूम में सारी रात था। कुछ देर पहले अलीशा से झगड़े में जीती हुई नैनिका अब खुद को हारा हुआ महसूस करने लगी और मानवीर के चेहरे से अपनी नजर हटाकर नीचे फर्श की तरफ करती हुई चलने लगी। उसके रूम में जाने का रास्ता अलीशा के रूम के बाहर बालकनी से होते हुए जाता था, इसलिए उसने अपने सिर को नीचे रखना ही सही समझा और चुपचाप से तब तक चलती रही जब तक वो मानवीर के काफी करीब से ना गुजर गई। उसके चलने की तरीके में गति और किसी से भागने के भावना को देखते हुए मानवीर ये समझ गया कि नैनिका ने उसे अलीशा के कमरे से बाहर निकलते देख लिया।
जिसे उसने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन नैनिका की चाल इतनी तेज थी कि वो उससे काफी दूर निकल गई। और मानवीर जो कि वही स्थिर खड़ा उसे देखता रहा। अचानक उसने पीछे से अलीशा की आती आवाज सुना जो उसी कह रही थी, तुम उसे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे? पीछे मुड़कर मानवीर ने जवाब दिया, क्या मुझे तुम्हें कुछ बताने की पाबंदी है? डोंट बी ओवर स्मार्ट मानवीर, ये मत भूलो कि हमारी शादी होने वाली है और तुम्हें मेरे साथ लॉयल रहना होगा। अलीशा ने कहा, ये सब कुछ एक डील है, इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मानवीर ने एक मुस्कान के साथ कहा और फिर अगर बढ़कर अपने पॉकेट में हाथ डाले, आंखों में गुस्से की हल्की लाली लिए पूछा, कल रात मैं जब काम करते हुए तुम्हारे कमरे में सो गया तब तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मानवीर के सवाल पर अलीशा पहले तो मुस्कुराई और फिर उसके गले में अपने दोनों हाथों को फांसते हुए बोली, तुम मेरे रूम में सो रहे थे, मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम चाहो तो आज भी मेरे कमरे में आ सकते हो, पर आज हम दोनों मिलकर जाग सकते हैं। अलीशा के बाहों को अपने कंधे पर रेंगता हुआ महसूस कर मानवीर ने तेजी से अपने आप को उससे अलग किया और गुस्से से झंडाते हुए कहा, कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये डील खत्म करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, समझी मिस अलीशा? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए तुम पछताओगे मानवीर। अलीशा भी गुस्से से बोली, लेकिन मानवीर उसको बातों को अनसुना कर नीचे लिविंग रूम तरफ बढ़ गया और कुछ ही देर में वो घर के बाहर जाकर अपने कार तक पहुंच गया। लेकिन वो अपने कार में एंटर करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, जिससे उसने अपने सिर को हल्का ऊपर करते हुए नैनिका के रूम की खिड़की की तरफ देखा। वहां नैनिका को बेमन से उदास खड़ा देख मानवीर को भी अपने दिल में एक अजीब सी तड़प महसूस हुई। दोनों को ये बात अच्छे से मालूम थी कि वो एक दूसरे को ही देख रहे हैं, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नजर एक दूसरे से फेर ले और एक दूसरे को इग्नोर कर दे। दोनों एक दूसरे को लगभग 15 मिनट वैसे ही देखते रहे थे। तभी कहीं जाकर नैनिका को याद आया कि वो अभी अभी अलीशा के रूम से बाहर आया था और वो पूरी रात उसके कमरे में था। इस बात से वो पहले ही उदास फील कर रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा ठंडा और नीरस ही गया और उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर गई। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि मानवीर के सामने रोकर अपने लिए प्यार की विनती करे, इसलिए उसने खिड़की से हट जाना ही ठीक समझा और खिड़की से हटकर उसे धम से बंद कर दिया। इधर मुंबई में अयांश अपने उस रूम के दरवाजे को खोलकर शावर ले चुका था और वही एक छोटे से कबाड़ में रखे अपने ट्रैक सूट को पहन भी लिया था। असल में अयांश उस कमरे में हर रोज जिम करने के लिए आता था और वो कमरा जिम मशीन से पूरी तरह भरा हुआ था। उसके एक कोने में एक छोटी खिड़की भी थी, जिसमें से रात की हल्की ठंडी हवा भी अंदर आ रही थी। उसी कमरे में लगी एक सोफे पर लेटने की कोशिश करता अयांश जब नाकाम हो गया, तब उठकर वो कमरे में ही टहलने लगा। लेकिन अभी भी उसे एकांशी के साथ अपना किया बर्ताव परेशान किए जा रहा था, इसलिए उन सभी बुरे ख्यालों के बारे में ना सोचने के लिए उसने थोड़ी देर जिम करने के बारे में सोचा और अपने ऊपर के टी शर्ट को निकालकर उसी सोफे पर रख दिया और अपने हाथ में बिना बॉक्सिंग ग्लव्स पहने पंचिंग बैग पर अपने हथेली की मुट्ठी बनाकर मरना शुरू कर दिया। इन सब के बावजूद भी उसे उन ख्यालों से छुटकारा नहीं मिला। जैसे जैसे वो उस पर मार रहा था वैसे वैसे ही उसका दिल एकांशी के साथ किए अपने बर्ताव को लेकर खुद को सजा देने के लिए उकसाने लगा था। कुछ 10 मिनट बाद हाल ये था कि अयांश के दिमाग में सिर्फ एकांशी का आंसू और दुख से सराबोर चेहरा ही याद के तौर पर बचा था और सब कुछ वो जैसे भूल गया था। एक के बाद एक पंचिंग बैग पर अपने हाथों को मारते हुए उसके उंगलियों के नीचे वाली हड्डी के ऊपर के स्किन कुछ छिल से गया थे और उनसे खून भी निकलने लगा था। फिर भी अयांश था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस वक्त वो खुद को दर्द देकर ही अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश कर रहा था।